भारत में आरक्षण की कहानी शुरू होती है साल 1882 से, जब ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने भारत में शिक्षा की स्थिति के आकलन और सुधार के लिए इंडियन एजुकेशन कमीशन बनाया। इसके बाद में हंटर कमीशन बनाया गया। तब समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने कमीशन के सामने कुछ मांगे रखी थी। उन्होंने वंचित और शोषित के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग की। फुले चाहते थे कि विद्यालयों में शिक्षकों का चयन पिछड़ी जातियों से भी किया जाए। यह देश में पहली बार था जब किसी ने जाति आधारित आरक्षण की मांग की थी। इसके बाद और छुटपुट मांगें उठने लगी। 1891 में श्रावणकोर की सामंती रियासत में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी। छत्रपति राजा के साथ भी जातिगत भेदभाव हुआ। वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर जयसिंह राव पवार अपनी किताब राजऋषि साहू छत्रपति जीवन व कार्य में लिखते हैं कि कोल्हापुर रियासत के साहूजी महाराज 1899 के कार्तिक माह में पंचगंगा नदी में नहाने जाते थे। तब परंपरा थी कि महाराज के नहाते समय पुरोहित वैदिक मंत्र पढ़ेंगे। एक दिन महाराज के मित्र पंडित राजाराम शास्त्री भी वहां मौजूद थे। मंत्र सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि पुरोहित नारायण भट्ट वैदिक मंत्र की जगह पौराणिक मंत्र पढ़ रहे हैं। साहू जी ने जब भट्ट जी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि शूद्रों को वैदिक मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ था कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज साहू जी को शूद्र मानते थे। तब साहू जी महाराज को एहसास हुआ कि स्त्रीय कुल वत्स हिंदू पद शाह की उपाधि धारण करने वाले राजवंश के साथ जब ऐसा हो सकता है तो सामान्य वर्ग की क्या दशा रह सकती है। उनको ऐसा एहसास हुआ। रिसर्चर अरविंद बताते हैं कि उस समय कोल्हापुर में ब्राह्मणों की आबादी 3-4% थी, लेकिन ऊंचे पदों और स्कूलों में उनकी हिस्सेदारी करीब 70-80% तक थी। साहूजी महाराज ने बॉम्बे जो मुंबई के गवर्नर को पत्र लिखकर कहा कि न्याय का शासन स्थापित करने के लिए आरक्षण जरूरी है। ऊंचे पदों पर बैठे उच्च जाति के कर्मचारी पिछड़े तबके या गैर ब्राह्मणों की बेहतरी के लिए बनाई जाने वाली नीतियों को ठीक से लागू होने नहीं देते हैं। 26 जुलाई 1902 को उन्होंने कोल्हापुर रियासत में पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू किया। आदेश था कि ब्राह्मण, प्रभु या कायस्थ, जिन्हें आप कह सकते हैं, सेनवी और पारसी को छोड़कर सभी समुदाय पिछड़ा वर्ग में शामिल होंगे। साहूजी महाराज ने 1894 में जब गद्दी संभाली तो प्रशासन के 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी तैनात थे, लेकिन आरक्षण लागू करने के बाद 1922 में प्रशासन के 85 पदों में से 59 पदों पर गैर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। अभिनव चंद्रचूड़ अपनी किताब दीज सीट्स आर रिजर्व्ड कास्ट कोस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मद्रास में 1912 तक पुरुष ब्राह्मणों की आबादी करीब 3% थी, जबकि रसूखदार पदों पर उनकी हिस्सेदारी 83% थी। इस असंतुलन से वह गुस्सा बढ़ रहा था। 1917 में जस्टिस पार्टी ने अंग्रेजों से गैर ब्राह्मणों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी 2 वोट का अधिकार मांगा। 1 वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने और दूसरे वोट से अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। मुसलमानों को इस तरह का अधिकार 1909 में मिल चुका था। अंग्रेजों ने मद्रास विधानसभा की 65 सामान्य सीटों में से 28 को गैर ब्राह्मण के लिए रिजर्व कर दिया। यह संभवतः ब्रिटिश काल में किसी भी विधायिका में दिया गया पहला जातिगत आरक्षण था। इसके विरोध में कांग्रेस ने 1920 में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया, जिससे जस्टिस पार्टी की जीत हुई। सत्ता में आने के बाद पार्टी ने सरकारी पदों को ब्राह्मणों, गैर ब्राह्मणों, भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों सहित दूसरे समुदायों के बीच वर्गीकृत किया। इस संबंध में सरकार ने कई आदेश जारी किए, जिसे कम्युनल जीओ कहा गया। साल 1918 में गैर ब्राह्मणों ने मैसूर के महाराजा से सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की मांग की। महाराजा ने इसके लिए राज्य के चीफ जस्टिस लेस्ली मिलर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। मिलर कमेटी ने कहा कि नौकरियों में आरक्षण से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार में गैर ब्राह्मण अधिकारी होने से गैर ब्राह्मण आबादी की उपेक्षा नहीं होगी। इसके बाद ऊंचे पदों में 50% और निचले पदों में 33% ब्राह्मण कर्मचारी कम करने का निर्णय लिया गया।
लेकिन कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बाद भी उसका व्यापक असर नहीं हुआ। दरअसल कमेटी ने उन सभी समुदायों या समूहों को पिछड़ा माना जिनमें अंग्रेजी जानने वाले 5% से कम थे। इसका असर यह हुआ कि ब्राह्मण सहित कुछ एक समूहों को छोड़कर सभी समुदाय पिछड़ा वर्ग में आ गए। लेखक अभिनव बताते हैं कि बॉम्बे में शोषित और आदिवासी जनजातियों की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए 1928 में कमेटी बनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका हिस्सा थे। कमेटी ने जुलाई 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें 3 समूहों को पिछड़े वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया। पहला था शोषित वर्ग यानी अछूत, जिसमें दलित कह सकते हैं। दूसरा आदिवासी और पहाड़ी जनजातियां। तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग। कमेटी ने किसी जाति को पिछड़े वर्ग से हटाने की भी व्यवस्था दी। इसके लिए पिछड़ा वर्ग बोर्ड बनाने के साथ 3 शर्तें रखी गई। पहली, जाति अब अछूत नहीं रही यानी उसके साथ छुआछूत खत्म हो गया है। दूसरी, जाति ने साक्षरता का संतोषजनक स्तर पा लिया है। तीसरी, जाति का आर्थिक स्तर इतना सुधर चुका है कि उसे अब सहायता की जरूरत नहीं है। बॉम्बे सरकार ने मई 1933 में कमेटी की सिफारिशें लागू कर दी। पिछड़े वर्ग को 1945-46 तक ये लाभ दिए गए। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप और फीस में छूट। टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में 15% पद पुरुष पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व। सरकारी पदों पर 10% से 20% तक रिजर्वेशन। शोषित वर्ग के परिवारों को मामूली दरों पर घर। ब्रिटिश सरकार ने 16 अगस्त 1932 को दलितों को लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडॉनल्ड को लिखी चिट्ठी में कहा कि वे अपनी जान देकर भी इसका विरोध करेंगे। कोई सुनवाई नहीं हुई तो पुणे की येरवडा जेल में बंद गांधी ने 20 सितंबर को आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब ये खबर लंदन पहुंची तो हंगामा मच गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वे हिंदुओं और हरिजनों का कोई भी फैसला मानने को तैयार हैं। इधर अंबेडकर गांधी के इस कदम से बेहद नाराज थे। गांधी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। क्रिस्टोफ जाफर लॉट अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचबिलिटी में लिखते हैं कि 24 सितंबर की सुबह गांधी के बेटे देवदास गांधी अंबेडकर से मिलने उनके घर गए। उन्होंने नम आंखों के साथ अंबेडकर से कहा, पिताजी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। अंबेडकर ने अपने दोस्त और तमिल नेता MC राजा से इस बारे में बात की। राजा ने उन्हें समझाया कि देश के लोग दलित के बारे में हमेशा यही मानसिकता बनाए रखेंगे कि इन लोगों ने गांधी जी की जान के लिए भी समझौता नहीं किया। आखिरकार 24 सितंबर को शाम 5 बजे 23 लोगों ने पूना पैक्ट पर साइन किए। हिंदुओं और महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने और दलितों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर ने इस पैक्ट पर साइन किए। समझौते में अंबेडकर दलितों के अलग निर्वाचन मंडल को वापस लेने पर राजी हो गए। वहीं प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित 71 सीटें बढ़ाकर 148 कर दी गई। बॉम्बे सरकार ने 1928 में बनाई कमेटी की सिफारिशों पर शोषित वर्ग, आदिवासी और पहाड़ी जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हिसाब से 3 सूचियां तैयार करवाई थी। साल 1934 में संबंधित विभाग की सालाना रिपोर्ट में शोषित वर्ग के लिए पहली बार अनुसूचित वर्ग का शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 में शोषित अछूत वर्ग को अनुसूचित जाति कहा गया। साथ ही अनुसूचित जातियों के लिए प्रांतीय विधान परिषदों में कुल 151 सीटें पुनः समझौते से 3 अधिक और केंद्रीय विधायिका की 25 सीटें आरक्षित कर दी गई। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए 25% सीटें पहले से ही आरक्षित थी। ऐसे में योग्यता के आधार पर अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी तय हुआ। इससे आगे हम आरक्षण का जिक्र करेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।